भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। अनूठी परंपराओं, कला, संगीत और साहित्य ने सदियों से भारतीय सभ्यता को जीवंत रखा है। यहाँ की हर परंपरा, हर विरासत हमारे समाज और जीवन में एक नई ऊर्जा भरती है। यही हमारी पहचान है और संस्कृति संवाद का उद्देश्य है इसी समृद्ध धरोहर से आपको परिचित करवाना। इसके माध्यम से हर हफ्ते हम आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों और प्रेरक पहलुओं के साथ रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एपिसोड की झलकियों पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक भव्य महाकुंभ कलाग्राम स्थापित किया है। अखाड़ा एक पंचायती व्यवस्था है। इसमें किसी संप्रदाय के कहीं के रहने वाले लोग आकर के इसमें निवास कर सकते हैं। तो ये कि कुछ भी जानने समझने के लिए भाषा समृद्ध होनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इस गांव को गोद लिया है। इसके संस्थापक श्री रविशंकर हैं। झलकियों के बाद अब रुक करते हैं आज के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बीते दिनों कला और संस्कृति से जुड़े किन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ खास है आज की सुर्खियों में। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की आभा बिखेर रहा है और पूरी दुनिया को लुभा रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा, जमुना, सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु संगम तट पर आ रहे हैं। इस महाकुंभ का संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। इस दिव्य आयोजन में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक भव्य महाकुंभ कलाग्राम स्थापित किया है। इस कलाग्राम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ऐसा एक प्रवेश द्वार जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। अनुभूति मंडपम, जहां आकर के इमर्सिव जोन, गंगा के धरती पर अवतरण के से जुड़े को, जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IGNCA और इलाहाबाद संग्रहालय, इन सब ने मिलकर के जिस प्रदर्शनी को किया है, उसके साथ साथ में इस कुंभ के अवसर को और अधिक जीवंत बनाने के लिए और भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए, उसका दर्शन कराने के लिए भव्य कार्यक्रमों की रचना भी आने वाले 45 दिनों के लिए की है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न शिल्प परंपराओं और कला परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सारे ऐसे विभिन्न कलाओं के और हस्तकलाओं के कलाकार भी यहां अपना प्रदर्शन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस दिव्य भव्य महाकुंभ को इन्फ्लुएंसर्स के जरिए विश्व से परिचय कराने के दिशा में भी अनेक प्रयास किए हैं। ये कलाग्राम 10 एकड़ के विशाल नागवासुकी क्षेत्र में बसा एक सांस्कृतिक रत्न है। कलाग्राम में आपकी यात्रा इसके विस्मयकारी प्रवेश द्वार से शुरू होती है, जिसकी चौड़ाई 635 फुट और ऊंचाई 54 फुट है।
12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों और भगवान शिव के हलाहल पान के पौराणिक प्रसंग को दर्शाते अनोखे कलाग्राम का उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है। कलाग्राम को 3 C यानी क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर के रचनात्मक संगम के रूप में डिजाइन किया गया है। ये कलाग्राम कुंभ की कहानी पर आधारित है। इस कलाग्राम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक अनूठी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें पंच महाभूतों पर आधारित चित्रों का सुंदर संग्रह प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भारत के प्रसिद्ध घाटों की पारंपरिक सांझी कला को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। यहाँ कुंभ परंपराओं और नदी संस्कृति की गाथा को अद्भुत चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी प्रदर्शित की गई हैं। इनमें इन सर्च ऑफ नेक्टर, महाकुंभ, यमुना, द रिवर ऑफ गॉड्स एंड ह्यूमंस, माइटी ब्रह्मपुत्रा और देव नदी नर्मदा शामिल हैं। अविरल शाश्वत कुंभ में आयोजित ये प्रदर्शनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विशिष्ट पहलुओं को प्रदर्शित करती है। कलाग्राम के रूप में ये अनूठा सांस्कृतिक केंद्र महाकुंभ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। तो ये थी साप्ताहिक सुर्खियां। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट यानी संगीत की। भारतीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र अपनी विशिष्ट ध्वनियों से सबका मन मोह लेते हैं। उन्हीं में से एक है सितार, जिसकी झनकार वातावरण में मधुर कंपन पैदा कर देती है। इस अद्भुत वाद्य ने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में संगीत प्रेमियों के दिलों को छुआ है। सितार को दुनिया के संगीत पटल पर स्थापित करने में उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, इन सभी संगीतज्ञों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी परंपरा में एक और ख़ास सितार वादक हैं उस्ताद शुजात हुसैन खान, जो उस्ताद विलायत खान के पुत्र हैं। शुजात खान इमदाद खानी घराने के प्रख्यात सितार वादक हैं और अपनी अनूठी शैली के लिए ये जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो चलिए, सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको सुनाते हैं उस्ताद शुजात खान का मधुर सितार वादन।
शुजात खान की इस प्रस्तुति से तो आपको लग ही गया होगा कि अपने परिवार की गौरवशाली परंपरा को वो कितनी कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। इन दिनों प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ मेला, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का अद्भुत प्रतीक है। यहाँ लोग पवित्र स्नान, आध्यात्मिक अनुभूति और सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लेकर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़े होते हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। भारत में अखाड़े 4 प्रकार के हैं: शैव संप्रदाय के अखाड़े, वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, उदासीन अखाड़े और निर्मल अखाड़े। इन चारों में कुल 13 अखाड़े हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको अखाड़ों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म से शैव संप्रदाय के आवाहन और अटल अखाड़े के कुछ अंश दिखाए थे। वैष्णव संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं: निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर। आज सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे अखाड़ों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश, जिसमें निर्मोही अखाड़े के बारे में दिखाया गया है। आइए देखते हैं। अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अखाड़ा एक पंचायती व्यवस्था है। इसमें किसी संप्रदाय के कहीं के रहने वाले लोग आकर के इसमें निवास कर सकते हैं। यहाँ जात पात भेद भाव से रहित है ये अखाड़ा। अब प्रथम गुरु तो हमारे भय हैं हनुमान जी। उससे भी प्रथम गुरु मानेंगे तो माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति भगवती माता जानकी। जानकी जी से मंत्र से हनुमान जी के मिला, हनुमान जी से सप्तऋषि के मिला, सनक सनातन सनत कुमार से लेकर के आज ये इतना परंपरा चला आया। निर्वाणी यानी अखाड़े के जो मेन इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। हमारे हनुमान जी के लाल ध्वज। न कोई बता सकता है कि कब से कुंभ लगता है। ये अनादिकाल से सनातन संस्कृति की एक परंपरा है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। माख मकरगति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। ये देव कुंभ है। इसमें जो जितने देवता हैं, यहाँ से लेकर के हिमालय से लेकर के शंकर से लेकर के पार्वती से लेकर के और जितने सिद्ध पुरुष हैं, हम लोगों के 84 धुना है जो हिमालय के और आगे जहाँ पर मनुष्य के आवागमन भी नहीं, वहाँ तक सारा सिद्ध मंडली इस देव मेला में आता है। ये देव मेला है। ये अपने आप लगता है तिथि और मिति के अनुसार। पहले नागा छवड़ा होते हैं जो आएंगे शुरू में तुमको नागा कहेंगे, छवड़ा कहेंगे। फिर हुड़दंगा, फिर नागा। 12 साल रहेंगे तो नागा बनेंगे। नागा बनने के बाद में उनका उत्सव होता है। एक देखिए जो हम लोग ये तिलक लगाए, ये बिंदी है, ये हमारे क्या राम प्रसादाचार्य जी भय है एक महात्मा। पहले हम लोग भी लाल सिरी लगाते थे। एक यहाँ पर हनुमान जी मानते हैं, यहाँ ये तिलक लगाते हैं हनुमान जी के। यहाँ पर माता जानकी, इधर बाएं तरफ से लक्ष्मण जी, इधर राम जी। तो ये हो गया भगवान के तिलक। हमारा जैसे अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर यानी अखाड़ा है, जिसमें हमारे इसमें जो नागा होते हैं, साधु होते हैं। हमारी साधु भाषा में हम लोग उसको निहंग बोलते हैं। निहंग विरक्त बोलते हैं, मतलब जो शादी ब्याह नहीं कर सकता है। कई जगह लिखित भी हैं। ये अखाड़े के साधु हिंदू राजाओं से मिलकर यवनों से युद्ध किए हैं। ध्वज की कलर देखिए, जैसे सफ़ेद कलर है, शांति का प्रतीक है। लाल हमारे जो है तो हमारे इष्ट हनुमान जी हैं। काला आपको बताया कि मुगलों के द्वारा मिला। हरा जो है तो ये हरित क्रांति है। पीला जो है तो हमारे वैराग्य का है। मतलब 5 कलर जो है तो 5 कलर का अपना अपना एक विशेष महत्व है।
और वो ध्वज जो है हनुमान जी के रूप में होते हैं, जिससे हम लोग हनुमत ध्वज भी कहते हैं। बालानंदाचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की और रामानंदाचार्य जी इसके जगत गुरु हुए, जो उन्होंने द्वादश शिष्य बनाए, जिसमें उन्होंने हर वर्ग को लिया, सभी वर्णों को, साधुओं को उन्होंने अपने शिष्य बनाए और उन्होंने ही पूरे इस देश में रामानंद संप्रदाय का उन्होंने विस्तार किया। तो अभी आपने देखा निर्मोही अखाड़े की अद्भुत परंपरा इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के एक और खास सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की तरफ, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे चिंतक से जो दर्शन शास्त्र के टीचर रहे हैं, दिनमान जैसी पत्रिका के अहम स्तंभ रहे हैं और इसके बाद जनसत्ता अखबार के दिल्ली के स्थानीय संपादक भी। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात लेखक, पत्रकार और चिंतक श्री बनवारी की। भारतीय संस्कृति, यूरोपीय सभ्यता और गांधी पर उनका अध्ययन और लेखन हमें एक नई दृष्टि के साथ सोचने की दिशा देता है। तो आइए विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में देखते हैं श्री बनवारी से हुई खास बातचीत के अंश। आपके व्यक्तित्व के निर्माण में आपका बचपन, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी बड़ा योगदान रहा है। तो मेरा सामान्यतः मेरा परिचय पत्रकार के रूप में ही दिया जाता है, लेकिन पत्रकारिता में सबसे अधिक समय रहने के बावजूद वो मेरा मुख्य क्षेत्र कभी नहीं था। मेरी रुचि पढ़ने लिखने में थी शुरू से। अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो उसमें कभी शायद ये सवाल आया ही नहीं था कि मुझे क्या कैरियर चुनना है, क्या बनना है। जी। मैं स्वतंत्रता मिलने के थोड़े समय बाद ही पैदा हुआ था। बड़ा आदर्शवादी समय था। परिवार में, देश में, समाज में, धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, ये संस्कार मिले थे। अपने परिवार के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि न तो वो राजनीतिक था और न वो अराजनीतिक था। मेरे पिताजी रेलवे में थे और सरकारी नौकरी में होने के कारण वो किसी दल में रुचि नहीं ले सकते थे और उनकी रुचि थी भी नहीं। लेकिन गांधी जी को वो बहुत मानते थे और उनके कारण गांधी जी में हमारी श्रद्धा बचपन से मेरी श्रद्धा पैदा हुई। बचपन में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे कही होगी वो ये कि कुछ भी जानने समझने के लिए भाषा समृद्ध होनी चाहिए। जी। और भाषा समृद्ध होने के लिए आवश्यक है कि आप साहित्य पढ़ो। मेरी भाषा जैसी भी हुई, मैं उसका श्रेय उस दौर को ही जाता है। तो जब मैं 11वीं में था, मैंने ये आप समझ लीजिए कि कुछ 17-18 साल का रहा होगा, सन 64 की बात है। तो ये भाषा का सवाल का कुछ उस समय उठा था किसी तरह से, मुझे याद नहीं कैसे उठा था। तो मैंने एक लेख लिखा उस पर। और मैं स्कूल में था, मैंने 11वीं का के इम्तहान के बाद का समय है, और मैं पता नहीं किस उत्साह में जाकर वो नवा टाइम्स के दफ्तर में दे आया। असल में नवा टाइम्स हमारे घर में आता था उस ज़माने में, और उसी एक अखबार से हमारा परिचय था। अगले 3-4 दिन तक मैंने देखा उसमें नहीं छपा, तो मैंने मान लिया कि वो छपने योग्य नहीं माना गया, और शायद हम छुट्टी मनाने कहीं चले गए। लौट कर आए तो मेरे किसी मित्र ने कहा कि अरे तुम्हारा तो एक आर्टिकल छपा था नवा टाइम्स। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि तुम, मेरे पास तो नहीं है, तुम जाके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पुरानी फाइल निकाल के देख लो। देखा तो वो बाकायदे छपा हुआ था, नाम से छपा हुआ था। तो वो एक तरह से पहला परिचय था मेरा। मतलब साहित्य और राजनीति में जो मेरी दिलचस्पी थी, उसके कारण दिनमान के पहले अंक से मैं उसका पाठक था। 1965 में दिनमान निकला था, और मैं नियमित रूप से जाकर उसे खरीद कर लाता था और पढ़ता था। तो यानी 65 में इस दिनमान शुरू हुआ, 69 तक अज्ञे जी रहे, 69 में साया जी आए। दिनमान तो मतलब मूर्धन्य था वो। दिनमान इंटेलेक्चुअल उस वर्ग में एमए शायद उसके बाद हम कर चुके थे, और फिर मैंने और अनुपम ने दोनों दिनमान के दफ्तर जाना शुरू किया और उनके लिए लिखना शुरू किया। और आमतौर पे हम सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लिखते थे, कुछ पर्यावरण के विषयों पर लिखते थे, और संयुक्त रूप से लिखते थे। मतलब हम दोनों का नाम उसमें जाता था।
और इस तरह ये लिखना शुरू हुआ। उसके बाद अनुपम गांधी शांति प्रतिष्ठान की एक पत्रिका थी गांधी मार्ग, तो उसके एडिट करने में उनको थोड़ा समय देना पड़ा। उसी दौरान ये आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश जी का। तो आप समझिए कि हम दिनमान में लिख रहे थे, तो एक तरह से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहा था। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद फिर ये पत्रकारिता का किस्सा फिर से शुरू हुआ। फिर से हमने, अनुपम ने दिनमान में भी लिखना शुरू किया। प्रजानीति दोबारा नहीं निकली थी। प्रभाष जी को चंडीगढ़ भेज दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस का रेजिडेंट एडिटर बनाकर, और ये था कि जनसत्ता निकलेगा, आगे पीछे कभी जनसत्ता निकलेगा। श्री बनवारी की इस बातचीत से आपको निश्चित ही चीज़ों को एक नई रोशनी से देखने की प्रेरणा तो ज़रूर मिली होगी। अब बात संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की, जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से। गौरतलब है कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। तो आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के काठेवाड़ी गांव में। काठेवाड़ी एक खूबसूरत गांव है जो प्रमुख रूप से अपनी कलाकृतियों और शांति के लिए जाना जाता है। काठेवाड़ी गांव की संस्कृति इसकी जड़ों में गहराई से अंतर्निहित है और ग्रामीणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। काठेवाड़ी महाराष्ट्र में स्थित एक मध्यम आकार का गांव है जिसमें कुल 134 परिवार रहते हैं। इस गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 280 हेक्टेयर है। ये गांव 500 साल पुराना है। शिक्षा के उद्देश्य से गांव में कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है। पानी की आपूर्ति, बिजली, गैस की आपूर्ति, इंटरनेट और स्वच्छता सुविधाओं जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं गांव में बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई हैं। सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए काठेवाड़ी का निकटतम शहर देगलूर है, जो लगभग 9 किलोमीटर दूर है। गांव के पास परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रसिद्ध दुकान के बगल में गांव का एक मुख्य मंदिर है। पुरुष और महिलाएं अपने घरों से बाहर सत्संग के लिए इकट्ठा होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इस गांव को गोद लिया है और इस गांव के जीवन के मॉडल को बदल दिया है। इसके संस्थापक श्री रविशंकर हैं। ये गांव अपनी खूबसूरत जंगरुत कलाकृतियों के लिए भी जाना जाता है। गांव की विरासत और संस्कृति वास्तव में शुद्ध और देखने लायक है। उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो अपने सजेशंस आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष शो संस्कृति संवाद में, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।